हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 हिंदी का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है लिहाजा की ओर। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट डिस्कस किया था, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पार्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हर एक पार्ट की कहानी और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए लिहाजा की ओर कहानी के समझते हैं इसको और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको एक लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अगर हम इस पाठ के लेखक की बात करें तो इसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। तो देखो, हर एक जो पाठ होता है उसकी अपनी एक विधा होती है। अगर हम इस कहानी की बात करें लिहाजा की ओर की, तो ये लिखा गया है यात्रा वृत्तांत में। लिहाजा एक जगह की नाम है, ठीक है, तो एक जगह का नाम है। तो लिहाजा की ओर यानी जब राहुल सांस्कृत्यायन हमारे जो लेखक हैं, जब वो इस ओर बढ़े तो उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है, तो वही इन्होंने बताया है। मतलब ये एक यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा हुआ पाठ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले भूमिका समझते हैं इस पाठ की, लिहाजा की ओर की। ये कहानी जो है ना, वो नेपाल से तिब्बत के मुख्य रास्ते की यात्रा और वहाँ के जीवन, लोगों, प्राकृतिक कठिनाइयों, इन सब का वर्णन करती है। मतलब इस कहानी में नेपाल से तिब्बत तक की जो यात्रा थी वो लेखक ने की थी। कहाँ उनको जाना था? उन्हें तिब्बत जाना था। तो जो उसका मुख्य रास्ता था उसकी जब उन्होंने यात्रा की और वहां के लोगों का जो जीवन देखा, या फिर उस यात्रा के दौरान जो प्राकृतिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, वो उन्होंने बताया। अब इस मार्ग का जो महत्व है वो ना केवल व्यापारिक था, बल्कि सैनिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। यात्रा के दौरान फौजी चौकियां, परित के किले और तिब्बती समाज के सामाजिक व्यवहार को समझने का मौका जो है हमारे राइटर को यहाँ पर मिला, ठीक है। यानी उन्होंने जब नेपाल से तिब्बत की यात्रा की, तो देखो ये जो रास्ता था ना, वो उस समय जो है भारतीयों के लिए खुला हुआ नहीं था। तो उस समय जो हमारे लेखक थे उन्होंने भिखमंगे के वेश में ये यात्रा संपन्न की थी। यानी भिखारी का उन्होंने वेश धारण किया था, तब उन्होंने जो है इस यात्रा को अंजाम दिया था, ठीक है। तो जब ये यात्रा ये कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने देखा वहाँ फौजी चौकियाँ थी, परित के किले थे, तिब्बती समाज का जो एक जीवन था वो कैसे जीवन अपने को जीते हैं वो दिखाया गया था। साथ ही ऊंचाई पर स्थित डांडों की खतरनाक जगहों से होकर गुजरना भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो डांडे काफी खतरनाक जगह मानी जाती हैं इस यात्रा के दौरान, तो वहां पर भी ये चीजें भी इन्होंने बताई हैं। इस यात्रा में तिब्बत के लोगों की मेहमान नवाजी, उनके रीति रिवाज, भिखमंगों की स्थिति यानी भिखारियों की उस दौर में क्या कंडीशन होती थी, और यहाँ की कठोर जलवायु कैसी थी, वहाँ का जो वातावरण था वो कैसा था, और वहाँ का जो मौसम था वो कैसा था। तो ये सारी चीजें इस लेसन में जानने को मिली है। और जागीरदारी और धार्मिक जीवन की झलक भी देखने को मिली। ये यात्रा कठिनाइयों और अनुभवों से भरी हुई थी। यानी लेखक ने ना केवल ये यात्रा की थी, बल्कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा था और बहुत सारी चीजों को समझते हुए वो आगे बढ़े थे, जो तिब्बत के अद्भुत सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश को सामने लाती है। तो हम समझ पाएंगे कि तिब्बत का जो अद्भुत सांस्कृतिक और भौगोलिक माहौल था, परिवेश था, वो भी हम इस लेसन को पढ़ने के बाद जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मुख्य पाठ जो है शुरू होता है। सबसे पहले नेपाल से तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता था उसके बारे में बात करते हैं, और फौजी चौकियां भी उनको जो है देखने को मिली, ठीक है। देखो, ये रास्ता नेपाल से तिब्बत जाने का उस समय पर जो है मुख्य मार्ग था, और ये मार्ग जो है केवल आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि व्यापार और सैनिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता था ये, ठीक है। फरी कलिम्पोंग मार्ग बंद हो गया था। तो फरी कलिम्पोंग मार्ग के बंद होने के बाद ये जो मार्ग था, ये जो रास्ता था, वो हिंदुस्तान और नेपाल के लिए प्राथमिक हो गया था। मतलब सबसे मेन रास्ता ये माना गया था। इस मार्ग का इस्तेमाल केवल सामान या व्यापार के लिए नहीं होता था, बल्कि जो सैनिक टुकड़ियां होती थी उनको भेजने के लिए भी होता था। तो व्यापारिक दृष्टि से तो ये रास्ता महत्वपूर्ण था ही, बल्कि जो सैनिक टुकड़ियां थी वो भी यहाँ से जो है गुजर कर जाती थी। रास्ते में कई फौजी चौकियां थी और किले भी बने हुए थे, जहाँ सैनिक तैनात रहते थे। इन चौकियों पर कभी चीनी फौज के पलटन तैनात रहते थे, जो सीमा की रक्षा करते थे। समय के साथ कई फौजी मकान टूट गए हैं और अब उनका अस्तित्व ही नहीं रहा। कुछ किले अब किसानों के घरों में बदल गए हैं। मतलब जो पहले किले हुआ करते थे, जब ये इन्होंने कहानी लिखी, लेखक तब की बात बता रहे हैं कि जो पहले किले हुआ करते थे अब वो घरों में बदल गए हैं, किसानों ने उनमें घर बना लिए हैं, और जो दिखाता है कि सुरक्षा का महत्व अब कम हो गया है। एक परित्यक्त चीनी किले पर लेखक और उनकी टीम रुके थे। मतलब लेखक अपनी टीम के साथ गए थे, तो वो वहां पर एक किले पर रुके थे, जो उस क्षेत्र की वीरान स्थिति को दिखाता है कि वो क्षेत्र कितना वीरान था।
तिब्बत में यात्रियों के लिए राह आसान भी है और कठिनाइयां भी वहां पर मौजूद भी है। देखो आसान क्यों बताई है, क्योंकि वहां के लोग काफ़ी मेहमान नवाज हैं, काफ़ी अतिथि सत्कार करते हैं, लेकिन वहां का जो परिवेश है वो काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ जाति पाति या छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं है। तो तिब्बत की एक खास बात यहाँ पर लेखक ने बताई है कि यहाँ पर जाति पाति या फिर छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं है, जिससे सामाजिक व्यवहार सरल और समान रहता है। सभी का जो व्यवहार है लोगों का वो एक दूसरे के लिए काफ़ी समान रहता है, काफ़ी सरल रहता है। ठीक है, अगला है आपका तिब्बत में सामाजिक व्यवहार और मेहमान नवाजी। तो उस समय लेखक ने बताया था कि तिब्बत के लोगों की मेहमान नवाजी कैसी थी, यानी वो अतिथि सत्कार कितना करते थे लोगों का। तिब्बती महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहां पर देखा जाता है कि भाई महिलाएं पर्दा करती हैं, लेकिन तिब्बत की बात करें तो उस समय भी महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, जो वहां की खुली और सहज सामाजिक संस्कृति को दिखाता है कि भाई हाँ, वहां के लोगों की सोच उस वक्त कैसी थी, खुली सोच थी। सामाजिक व्यवस्था में भी भिखमंगे जैसे निम्न वर्ग के लोग घर के अंदर नहीं जाने दिए जाते, ये भी उनकी सामाजिक सीमाएं हैं। ठीक है, यानी उस समय पर जो भिखारी होते थे वो निम्न वर्ग के लोग कहलाते थे और उनको घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन फिर भी देखिए फिर भी क्या खासियत थी, घर की बहू या सास या फिर जो लेडी होती थी उस टाइम पर घरों में, वो मेहमानों के लिए चाय बना सकती थी, चाहे मेहमान अपरिचित ही क्यों ना हो, मतलब कोई बिल्कुल अनजान इंसान क्यों ना हो, अगर वो भी उनसे बोले तो उसके लिए भी वो चाय बना देती थी। तिब्बती चाय दूध, मक्खन और नमक से बनती है, मतलब उनकी चाय में दूध, मक्खन भी डलता है और नमक भी डलता है, जो यहाँ की खासियत है, जो मतलब वहाँ की खासियत थी। और चाय जो देते थे ना वो मिट्टी के विशेष बर्तन में परोसी जाती है, जिससे उसकी खुशबू और स्वाद में निखार आता है। जैसे कि आप कुल्हड़ की चाय पीते हो ना तो कितनी अच्छी खुशबू उसकी आती है, ऐसे ही तिब्बत में उस समय पर जो है चाय में नमक मक्खन डाला जाता था और वो उसको किस में परोसा जाता था, उसको जो है विशेष बर्तन में, मिट्टी के विशेष बर्तन में परोसा जाता था। चूल्हे से दूर बैठकर चाय में नमक डालना पड़ता है, जो उनकी परंपरा का हिस्सा है। मतलब उनकी कोई ऐसी परंपरा होगी कि वो नमक जो गिरती थी वो थोड़ा सा दूर बैठकर गिरती थी। चाय बनते ही उसमें नमक डाला जाता है, जो इस पेय को तिब्बतीय जीवन शैली में अनूठा बनाता है। अब देखो रास्ते में जब वे चल रहे थे तो एक व्यक्ति रास्ता शुल्क मांगने आया। मतलब होता है ना कि भाई जैसे कि अभी रास्ते चलने का शुल्क, तो जैसे ही वो चले वहाँ पर तो एक व्यक्ति जो है वो रास्ता शुल्क मांगने आया, जिसे उन्होंने चिंटे देकर भुगतान किया। अब देखो उसी दिन वे थोडला के पहले आखिरी गांव तक पहुंचे, थोडला के आखिरी गांव तक पहुंचे, पहले आखिरी गांव तक, जो यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो यहाँ पर लेखक की यात्रा आगे बढ़ रही है और वो बता रहे हैं कि तिब्बत का माहौल कैसा है, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की अतिथि सत्कार किस प्रकार का है, वहाँ का माहौल कैसा है। तो ये यात्रा में अभी हमारे लेखक जो है आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या होता है, आगे जो है कहानी में भिखमंगे और तिब्बती यात्रियों की स्थिति। मतलब देखो लेखक जो है ना वो एक भिखारी के वेश में यात्रा कर रहे थे उस टाइम पर, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर भिखमंगों की स्थिति कैसी है या फिर तिब्बती यात्रियों की कंडीशन कैसी है। ठीक है, थोडला के गांव में लेखक के साथी सुमति, अब देखो लेखक अकेले नहीं है, सुमति है उनके साथ, सुमति उनके साथी हैं, तो उनके जान पहचान वाले थे। थोडला के गांव में लेखक जिसके साथ जा रहे थे, जिनका नाम था सुमति, तो उनके जान पहचान के लोग वहां पर रहते थे, इसलिए वहां ठहरने की व्यवस्था तो अच्छी थी। भिखारी होते हुए भी, मतलब क्योंकि भिखारी के वेश में थे तो उनके ठहरने की वहां पर ठीक व्यवस्था थी। भिखमंगे वहां आराम से रहने के लिए अच्छी जगह पा सके, जो उनकी यात्रा को थोड़ा आसान बनाता था। अब देखो 5 साल बाद, जब 5 साल बाद वे लौटे तो गांव में ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। मतलब इससे पहले भी लेखक एक बार यात्रा यहाँ की कर चुके थे तो उन्हें सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरना पड़ा, जो स्थानीय लोगों की बदलती सोच या परिस्थितियों का संकेत था। मतलब क्योंकि भिखमंगे के वेश में थे तो इन्हें जो है सबसे गरीब झोंपड़ी में ठहरना पड़ा, और इससे इनको पता चला कि लोगों की सोच कैसी है भिखारियों के प्रति। गाँव वालों की मानसिकता शाम को शराब पीकर कम होश में रहती थी। मतलब गाँव वाले जो है ज़्यादातर वहाँ शराब पी लेते थे शाम के टाइम पर, जिससे उनका व्यवहार जो है वो थोड़ा डगमगा जाता था। थोडला पार करना सबसे कठिन था, क्योंकि यह 16-17 हज़ार फुट की ऊंचाई पर स्थित था, जो कि बहुत ऊंचाई होती है। ठीक है, थोडला। डांडे, अगर हम डांडे की बात करें तो डांडे तिब्बत के सबसे खतरनाक इलाके माने जाते हैं। तो डांडे भी एक इलाके हैं जो कि सबसे खतरनाक इलाके माने जाते हैं तिब्बत के। वहां पर घातक घटनाएं होती रहती हैं। इन ऊंचाइयों के बीच लगभग कई मील तक कोई गांव नहीं होता। मतलब इतनी ऊंचाई पर होते हैं ये कि कई मील तक कोई गांव दिखाई ही नहीं देता, जिससे यात्रियों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डांडे काफी खतरनाक माने जाते हैं। डांडों के खतरों और डाकुओं का खतरा। ठीक, अब देखो जब डांडे की हम बात करें तो वहां पर डाकुओं का भी खतरा होता था, क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई मकान था ना कुछ था। डांडे के मोड़ और पहाड़ों के कारण दूर तक देखने का मौका नहीं मिलता था। ठीक है,
जो डाकुओं के लिए आदर्श स्थान बनता था। मतलब वहाँ पर डाकू, चोर, लुटेरे इस तरीके के लोग अपना डेरा बना लेते थे कि कोई आएगा तो लूट लेंगे, क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई गांव है ना कोई इंसान दिख रहा है। यहाँ पर डाकुओं के हमले और लूटपाट की घटनाएं आम हैं और गांव में किसी हत्या या खून खराबे पर कड़ी सजा मिलती है, लेकिन डांडों में कानून कमजोर होता है। अगर गाँव की बात करें, जब ये मतलब यात्रा कर रहे थे तो गाँव वहाँ पर पड़ रहे हैं, तो गाँव में तो हत्या करने पर, लूटपाट करने पर कोई सजा है भी, लेकिन डांडों में जो है कानून की जो व्यवस्था है वो कमजोर है, इसलिए यहाँ पर हत्या होना और चोरी डकैती होना ये बहुत ही आम बात थी। इन निर्जन डांडों में मृतकों की सुध कोई नहीं लेता। मतलब डांडों में अगर कोई डाकू किसी को मारकर डाल दे तो कोई वहां पर उसकी डेड बॉडी की सुध लेने वाला भी नहीं है। सरकार सुरक्षा पर कम खर्च करती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहती है। मतलब ये बता रहे हैं कि उस टाइम पर क्या है, वहां पर क्या स्थिति है। गवाह नहीं मिलने की वजह से अपराधियों को पकड़ना भी मुश्किल होता है और डाकू आमतौर पर पहले व्यक्ति को मार देते हैं फिर लूटा करते हैं। ठीक, यहाँ पर हथियार रखने पर कोई रोक नहीं है और लोग पिस्तौल बंदूक लेकर चलते हैं। तो देखो ये उस समय की स्थिति बता रहे हैं वहाँ की, कि हथियार रखने पर भी कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। और डाकू जान बचाने के लिए पहले हमला करते हैं, क्योंकि कोई जोखिम वो लेना ही नहीं चाहते। तो डाकू पहले खुद को सेफ करते हैं कि मार दूं सामने वाले को, उसके बाद मैं लूटपाट कर लूंगा, कभी कोई मुझे ही उल्टा ना मार दे। तो इतना यहाँ पर जो है स्थिति खराब थी उस समय पर। अब देखो तिब्बती गांवों की खबरें और यात्रा की मुश्किलें। गांव में पता चला कि पिछले साल भोइला के पास खून खराबा हुआ था, जो डरावनी खबर थी। भिखमंगे होने की वजह से लेखक और साथी इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि देखो वो इस वेश में थे, भिखारी के वेश में थे, तो उनको पता था कि वो सेफ है फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो डाकू हैं वो मतलब भिखारी से क्या ही लूटपाट करेंगे, तो वो इसलिए इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जब ऐसी घटनाएं होती थी तो वे वहीं भीख मांगना शुरू कर देते। अगर उनको लगता था ना यात्रा के दौरान जब वो डांडे की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब तो अगर उनको कहीं लग रहा था कोई खतरा है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं डाकू हम पर हमला ना कर दे, तो वो भिखारी की एक्टिंग करना शुरू कर देते थे थोड़ी सी, कि हाँ सामने से अगर कोई देख भी रहा हो में छुप के डाकुआ को, तो वो खुद ही ये कहते हैं कि तो भिखारी है। पहाड़ों पर चढ़ाई बेहद कठिन थी और शरीर को भारी मेहनत करनी पड़ती थी। अब देखो जब चढ़ाई करते हैं किसी जगह पर तो कितनी मेहनत लगती है ना। तो पहाड़ों पर चढ़ाई करने से वो काफी थक रहे थे और अगला पड़ाव लगभग 16-17 मील दूर था, जो पैदल जाना काफी मुश्किल था। तो लेखक लगातार यात्रा कर रहे थे और 16-17 मील दूर था अगला पड़ाव, यानी जहां पर उनको ठहरना था, और पैदल चलना काफी मुश्किल था। लेखक ने सुमती से 2 घोड़े लाने को कहा। ठीक है, अब लेखक काफी थक गए थे तो उन्होंने कहा अपने साथी सुमती से कि सुमती आप एक काम करो, आप 2 घोड़े ले आओ, ठीक है, ताकि सामान उठाने में हमें मदद मिल सके। तो अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े। अब उनको थोड़ा सा आसानी हुई कि अब वो घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो डांडे के ऊपर पहुंचकर उन्होंने चाय पी और अपनी थकान कम की। दोपहर में वे डांडे के शिखर पर पहुंचे, ऊंचाई पर पहुंचे, जहां प्राकृतिक दृश्य मन मोह लेने वाले थे, क्योंकि डांडे थे ही इतनी ऊंचाई पर कि वहां से दृश्य इनको काफी सुंदर लग रहा था। तो बस धीरे धीरे इस प्रकार इनकी यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही थी। अब देखिए डांडों की ऊंचाई और प्राकृतिक दृश्य, तो डांडों से ऊंचाई से कितना अच्छा नजारा दिखता था। समुद्र तल से लगभग 17 से 18 हजार फुट की ऊंचाई पर वे खड़े थे। ठीक है, यानी लेखक और उनके साथी जो है समुद्र तल से लगभग 17-18 हजार फुट की ऊंचाई, जो कि बहुत ज्यादा होती है, इतनी ऊंचाई पर थे। और दक्षिण की ओर हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां साफ साफ नजर आ रही थी। भीटे की तरह पहाड़ पूरी तरीके से नंगे थे, जहां ना तो बर्फ थी और ना ही हरियाली थी, कुछ नहीं था। उत्तर की ओर, मतलब ये चारों दिशाओं का बता रहे हैं कि डांडे के ऊपर खड़े होकर जब ये चारों तरफ का नजारा देख रहे थे, इतनी ऊंचाई से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां कहां क्या क्या इनको दिख रहा था। ठीक है, उत्तर की ओर कुछ बर्फ वाली चोटियां थी जो मौसम और भूगोल की विविधता दिखा रही थी। डांडे के देवता का स्थान पत्थरों, जानवरों के सींगों और झंडियों से सजाया गया था, जो स्थानीय धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। अब उन्हें नीचे उतरना था, जो चढ़ाई से आसान था। ठीक है, क्योंकि जब आप चढ़ाई करते हैं किसी जगह पर तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो फटाफट, जीना नहीं चढ़ते आप, जब जीना चढ़ते हैं तो जीना चढ़ते टाइम दिक्कत लगती है थोड़ी, और उतरने पर तो जल्दी जल्दी उतर कर आ जाते हैं। तो बस ऐसा ही था। तो साथ में कुछ सवार साथी भी थे। अब ये नीचे उतर रहे थे, कुछ सवार साथी भी थे इनके साथ, जो यात्रा को सरल बनाते थे। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, जिससे उनकी जो है ना स्पीड थोड़ी कम हो गई। ठीक है, यानी लेखक शायद अब पीछे छूट जाएंगे। चलिए घोड़े की कमजोरी और रास्ता भटकना। अब देखो घोड़ा कमजोर हो गया, चलते चलते थक गया, तो क्या हुआ, लेखक ने महसूस किया कि घोड़ा थोड़ा थका हुआ है, इसलिए उसकी चाल भी धीमी हो गई है। घोड़ा झूमते हुए धीरे धीरे चल रहा था, जिससे लेखक को आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। कभी ये पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है या पीछे। एक जगह रास्ता 2 भागों में बट गया था, मतलब इस तरीके से डिवाइड हो गया था। लेखक ने बायां रास्ता चुना और लगभग 1.5 मील वो वहां पर चलता चला गया। फिर एक घर में जाकर पूछा तो पता चला कि सही रास्ता दाहिना था,
जो कि लड़कोर जाता है। मतलब यहाँ पर लेखक रास्ता भूल गए थे, कहीं दूसरी तरफ को मुड़ गए थे। वापस लौटकर सही रास्ता पकड़कर फिर वे आगे बढ़े और शाम के करीब 4-5 बजे वे गांव से आधा मील दूर थे। सुमति पहले ही क्योंकि वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने तो सही रास्ता लिया था, तो सुमति वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो यानी अब लेखक जो है हमारे वो थोड़ा लेट हो गए हैं। सुमति का गुस्सा और लड़कोर में ठहराव। अब देखिए क्योंकि लेखक थोड़ा लेट थे तो सुमति जो उनके साथी थे वो थोड़ा गुस्सा हो गए उनसे, है ना, और उनका इंतजार भी कर रहे थे। सुमति गुस्से में थे और उनके चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने कहा कि वे 2-3 बार चाय गर्म कर चुके थे, मतलब उनको लग रहा था बस आने वाले हैं लेखक, तो 2-3 बार उन्होंने चाय गर्म कर दी थी उनके पीने के लिए, पर लेखक का घोड़ा धीमा चल रहा था। लेखक ने कहा कि ये उनकी कमजोरी है, उनका कोई दोष नहीं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब घोड़ा ही अगर धीरे चल रहा था। सुमति जल्दी गुस्सा होते तो थे लेकिन जल्दी शांत भी हो जाते थे। अब देखो लड़कोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब लड़कोर वो पहुंच चुके थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, चाय पी और सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला जो स्थानीय व्यंजन है, मतलब थुक्पा वहाँ की कोई डिश होगी, वहाँ की कोई स्थानीय व्यंजन है ये। वे तिहड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू जैसा लगता था। मैदान के बीच एक छोटी पहाड़ी थी जिसे तिरडी समाधिगिरी कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सुमति का यजमान और कपड़ों की चिरी बत्तियाँ। ठीक, आसपास के गांव में जो सुमति थे उनके कई यजमान थे। यजमान का मतलब उनके जान पहचान वाले, मिलने जुलने वाले इंसान। तो आसपास के गांव में सुमति के जो है कई यजमान थे जिससे उनका अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन था। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियां समाप्त नहीं होती थी जो उनकी परंपरा का हिस्सा था। बोध गया से लाए कपड़े से बोध गया का गंडा बनाया जाता था और सुमति यजमानों से मिलने जाना चाहते थे। लेखक ने कहा कि वे गाँव में ही रहें और बाहर ना जाए। ठीक है, लेखक चाहता था यहीं रुको, आप मत जाओ। लहासा पहुँच कर वे रुपये देंगे। सुमति ने लेखक की बात मान ली और दूसरे दिन वे ईंधन खोजने निकले, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। सुबह 10-11 बजे उन्हें तेरा भूष में चलना पड़ा जहां धूप बहुत तेज लग रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो तिब्बत की धूप और यात्रा की कठिनाई। मोटे कपड़े सिर पर पहनने से धूप से बचाव होता था। वे सूरज की ओर चल रहे थे, सूरज की ओर उनका मुंह था। तेज धूप के कारण ललाट जल रहा था, मतलब उनका सिर गर्म हो रहा था। फिर हालांकि सिर पर उन्होंने मोटा कपड़ा बांधा हुआ था। बार बार पानी पीने के बावजूद प्यास कम नहीं हो रही थी और सामान पीठ पर लाद कर चलना पड़ता था जिससे यात्रा और ज्यादा कठिन हो जाती थी। सुमति के परिचित तिहड़ी में थे जहां वे मिलने जा रहे थे, मतलब ये अपने परिचितों से मिलने जा रहे थे। सुमति ने एक और यजमान से मिलने की योजना बनाई थी और उन्होंने मिलने का कार्यक्रम भी बना लिया था कि हाँ मैं एक और मेरे जानने वाले हैं उनसे मिलूंगा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है और अधिकतर जागीर मठों के पास होती है जो धार्मिक एवं प्रशासनिक केंद्र हैं। देखो जागीर और खेती का प्रबंध की अगर हम बात करें तो हर जागीरदार कुछ खेती भी करता है। मजदूर बेगार में काम करते हैं जिससे खेती संचालित होती है और खेती की जो देखरेख है उसके लिए भिक्षुओं को भेजा जाता है। जागीर के भिक्षु राजा जैसे सम्मानित होते हैं। ठीक, और शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु एक भद्र पुरुष थे। उन्होंने लेखक का स्नेहपूर्ण स्वागत किया और लेखक का भेष ऐसा था कि किसी को शक नहीं हुआ। ठीक है, सब उनको भिखारी ही समझ रहे थे। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था और मंदिर में कंजूर की 103 हस्तलिखित पोथियां थी। ये पोथियां बड़े मोटे कागज पर अच्छी लिखावट में थी जो वहाँ की धार्मिक समृद्धि को दर्शाती है। अब लेखक लास्ट में कहते हैं कि मेरी यात्रा का आसन और सुमति का लौटना। लेखक ने मंदिर में अपना आसन रखा जो उनकी विश्राम और ध्यान की जगह थी। ठीक है, मंदिर में पहुंच गए हैं ये। सुमति ने यजमानों से मिलने की योजना बनाई तो लेखक ने उन्हें जाने को कहा क्योंकि उन्हें यात्रा करना जारी रखनी थी। सोचा था कि उन्हें 2-3 दिन लगेंगे लेकिन वे उसी दिन दोपहर में लौट आए। तिरडी गांव वहां से दूर नहीं था तो उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और यात्रा के लिए वो फिर तैयार हुए। पिसु नमसे से विदाई ली जो वहां के स्थानीय परिचित थे और आगे का रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण था जिससे यात्रा का रोमांच भी बढ़ गया था। मतलब अभी लेखक की यात्रा खत्म नहीं हुई थी, लेखक की यात्रा चल रही थी, वो अब आगे की यात्रा के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी जो यात्रा थी तिब्बत की वो इतनी ही बताई है हमें इस यात्रा वृत्तांत के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी जो हमारा है लिहासा की ओर। लिहासा एक जगह का नाम है। चलिए अब इसके देखते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, और वो प्रश्न उत्तर आपके पिछली बार कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ते का क्या महत्व था। ठीक है, तो देखो नेपाल से तिब्बत जाने वाला जो रास्ता था वो व्यापार और सेना के लिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या महत्व था उस रास्ते का। तो केवल लोग ही नहीं आते जाते थे वहां से, ये रास्ता व्यापार और सेना के लिए बहुत जरूरी था। पहले फरीकलिपोड मार्ग बंद हो गया तो फिर यही मुख्य रास्ता बन गया था, यही रास्ता बचा था और इस रास्ते से
माल ढोया जाता था और सैनिक टुकड़ियां भी भेजी जाती थी। रास्ते में कई फौजी चौकियां थी और किले बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तिब्बत में मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाता है? ये तो बहुत आसानी से आप बच्चे बता सकते हो। तिब्बत में मेहमानों का स्वागत बहुत प्रेम से और सरलता से किया जाता है। घर की सास या बहू खुद चाय बनाकर मेहमानों को देती है और तिब्बती चाय में दूध, मक्खन और नमक होता है और इसे खास मिट्टी के बर्तन में परोसा जाता है जिससे इसका स्वाद और खुशबू में निखार आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। अगला प्रश्न है, डांडे क्षेत्र को खतरनाक क्यों कहा गया है? यानी जब इन्होंने यात्रा की तो उस यात्रा में डांडे क्षेत्र भी आया, तो ये जो डांडे थे वो क्यों खतरनाक इनको कहा जाता है, ये आपको बताना है। डांडे क्षेत्र बहुत ऊंचा था, सुनसान था और खतरनाक है। ठीक है, तो बहुत ऊंचा भी है, सुनसान भी है और खतरनाक भी है। वहाँ डाकुओं का खतरा रहता है क्योंकि रास्ते घुमावदार हैं और दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। वहाँ कानून का डर भी कम है, इसलिए लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं आम होती हैं। हथियार रखने पर कोई रोक नहीं है जिससे खतरा और बढ़ जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, लेखक रास्ता कैसे भटक गया और फिर सही रास्ता कैसे पाया? तो देखो, एक जगह रास्ता दो भागों में बट गया था। मैंने कहा था ना कि लेखक दूसरी तरफ को मुड़ गया। ठीक है, लेखक ने बायां रास्ता चुना और काफी दूर चला गया। वहां एक घर पे किसी से पता क्या होगा, मतलब वहां पर, तो फिर पता चला कि दाहिना रास्ता सही था जो लड़कोर जाता है। फिर लेखक वापस लौटा और सही रास्ते पर चलकर अपने साथियों तक वो पहुंच गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, तिब्बत की खेती और जागीर व्यवस्था कैसी थी? तिब्बत की खेती, तो देखो तिब्बत में जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी होती थी और अधिकतर जागीर मठों के पास होती थी जहां भिक्षु खेती की देखरेख करते थे और ये भिक्षु राजा जैसे सम्मानित होते थे। देखरेख करते थे इनकी, इस तरीके से इनको सम्मान दिया जाता था जैसे कि राजा को दिया जाता है। मजदूर बेगार में काम करते थे और कुछ जागीरदार खुद भी खेती करवाते थे। मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होते थे। तो इस तरीके से हमने इसके प्रश्न उत्तर भी देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो है पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर भी। तो पाठ कितना अच्छे समझ में आया, कैसा है इसका एक्सपीरियंस रहा आपका, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पिछला लेसन आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके जाएं। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आती है, अगला पाठ आता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।